चलिए, तो हम आज देखने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का नेम क्या है? चैप्टर नंबर 5 का नेम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। कि वो अपना संरक्षण कैसे करते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। मैं ज़ूम कर लेती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे हम। चलिए, तो हम देख लेते हैं। हमने देखा था कि कक्षा 7th में बोजो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वे अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। सभी बच्चों की बात है, बच्चे हैं या बड़े हैं, अगर हमें किसी जगह के बारे में पता होता है तो हम क्या करते हैं? अगर कहीं पर उन जगह का जिक्र होता है तो हम उन जगह के बारे में बताते हैं या अपना जो अनुभव होता है उसको साझा करते हैं अपने से बड़ों के साथ या अपने फ्रेंड के साथ। तो आगे देखते हैं। ऐसे ही इन्होंने किया था। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है, इनको देख लेते हैं। वनोन्मूलन एवं इनके कारण क्या है, पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के मतलब कि बहुत प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। आई होप आपको वनोन्मूलन का समझ में आया होगा। क्या है वनोन्मूलन? वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है। वही उन वनोन्मूलन है जो वनों को समाप्त करने पर जो भूमि प्राप्त होती है उसका काम उस भूमि को किसी और चीज में यूज में लेना। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी के रूप में उपयोग। आगे देखते हैं। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं, क्योंकि जब वन ही नहीं रहेंगे तो सूखा भी पड़ेगा। वनोन्मूलन के जो परिणाम हैं उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। क्या परिणाम है? पहेली एवं बूझों ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भूम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है, मतलब भूमि पर भी जो जल होता है वो कम हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्ष की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में क्या होगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम होगा तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जलचक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वनोन्मूलन क्यों नहीं करना चाहिए, तो ये आप अच्छे से पढ़ लें।
आगे देखते हैं, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसके गुण में जो परिवर्तन आ जाता है वो वनों की कटाई की वजह से ही आता है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि जब वनोन्मूलन होगा तो उसको ह्यूमस मिलने का ही नहीं है, मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं? मरुस्थलीकरण बोलते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। क्लास 7th में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। जो वन में प्राणी रहते हैं और जो वन है उनको किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो देखते हैं उन्होंने कैसे बचाया उन्हें। हम बहुत आगे पहुंच गए हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। जी यहीं पर है हम। प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचली पश्चिमी घाट के समान हैं। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इन क्षेत्रों की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। अब एक शॉर्ट नोट पढ़ लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट नोट है। क्या नोट है? पढ़ते हैं इसको अच्छी तरीके से। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उसका संबंध। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए काम करती हैं। और आगे क्या है? सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती हैं। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं। ये भी शॉर्ट नोट है, पढ़ते हैं इसको। क्या इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें? वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करते हुए शिकार, पोचिंग इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। वन्यजीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वह वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, वही होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब देखते हैं जैव मंडल आरक्षण होता क्या है। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया, देखिए ये है माधव जी ने क्या समझाया है कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। देखिए पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है, बोरी अभयारण्य और चूर्णा दिखाया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। जब उन्होंने बड़े बड़े प्राणी देखे थे, वृक्ष देखे थे, तो वो बहुत खुश हुए। जब आप भी देखने के लिए जाएंगे तो आप भी बहुत खुश होंगे। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने बताया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं, जो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं तथा चिंकारा, नीलगाय, बारकेंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए पिक्चर से भी देख लेते हैं। देखिए ये है जंगली कुत्ता है, ये चीता है, भेड़िया है, हिरन है, तेंदुआ है, फर्न है और जामुन। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कौन सी होती हैं? विशेष क्षेत्र प्रजातियां। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है, मतलब भी उसी क्षेत्र में पाई जाती है। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। माधव जी ने पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को भी उन्होंने दिखाया है। देखिए ये आपको पिक्चर अच्छे से दिख रही होगी क्लियरली। देखिए ये है जंगली आम, ये है विशाल गिलहरी जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। विसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक
आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट थॉट है क्या है, पढ़ते हैं। स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्य के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। आगे देखते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य क्या होते हैं। शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। चलिए, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां पर आपको अपराध दिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन वन्य जंतु जैसे कि काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, मगरमच्छ, अजगर, गैंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्य में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड हैं। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ प्राणियों का संरक्षण करते हैं, मतलब कि जंतुओं का। एक इम्पोर्टेंट थॉट है, निकट के चिड़ियाघर का भ्रमण कीजिए, वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों में रखा गया है इसको भी आपको देखना है। चलिए देखते हैं आगे। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से हैं अथवा प्राकृतिक आवास में? तो ये आपको जब आप कहीं आसपास में जू में या फिर चिड़ियाघर में जाएंगे तो आप बताइएगा, अपना जो आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो शेयर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा है। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन इस वन में मिलती है। जो सागौन के वन होते हैं वो इसमें ही सबसे ज्यादा मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित हैं। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है, जो पहले बहुत पुराने जमाने में आदि मानव थे। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। ये चीज़ें आप अपनी एसएसटी की बुक में भी पढ़ते हैं, जो साइंस में दिया हुआ है आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था।
तो ये जो आपके लिए है प्रोजेक्ट टाइगर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाघ परियोजना बोलते हैं जिसको, इसे सरकार ने चलाया था। आगे बढ़ देखिए, पिक्चर से आपको दिख रहा है ये बाघ है, जंगली भैंसा है, दूसरा क्या है, बारहसिंगा है। बाघ उन स्पीसीज में से हैं जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त तो हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि संकटापन्न जंतु या संकटापन्न जो घटना होती है वो क्या है। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतु के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। तो ये सब काम वहाँ नहीं कर सकते हैं। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। तो जो छोटे छोटे प्राणी हैं वो भी विलुप्त हो रहे हैं। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है, रेड डाटा बुक है क्या? ये भी इसी से रिलेटेड है। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा बुक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा बुक पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न मतलब कि जो विलुप्त हो रहे हैं स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा गया है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर पर देखिएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रवास। प्रवास है क्या, इनके बारे में पढ़ते हैं। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि ये प्रवासी पक्षी हैं, जो पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी, जो बहुत दूर से आते हैं। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। माधव जी ने आगे क्या बताया है, कागज का पुनः चक्रण। कागज का जो पुनः चक्रण होता है वो कैसे होता है? प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। मतलब 1 टन कागज बनाने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं।
हमें कागज की बचत करनी चाहिए। इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्ष को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पॉइंट है? पुनर्वन रोपण। दोबारा से वनों का रोपण करना। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वनरोपण है। पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उन वृक्षों में पाए जाते हैं, उन वनों में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वनरोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्वनरोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भारत वन अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस तरह से आभार व्यक्त किया जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मेरा आभार व्यक्त करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको चैप्टर में क्या क्या समझ में आया है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो भी आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, कमेंट करके कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई दूंगी जो चीज़ समझ में नहीं आई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। एंड ऐसे ही मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।